स्टूडेंट्स गेस व्हाट, IBPS AFO और IBPS ASO 2022 का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है IBPS की वेबसाइट में। जो लोग भी एग्रीकल्चर में अभी फाइनल ईयर में है या फिर जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं अपना, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब निकलेगा वो पूछ रहे हैं। तो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है, आप लोग अभी उसको चेकआउट कर सकते हो और उसके लिए फिर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। अभी हमारे सामने नोटिफिकेशन है और हम लोग बात करते हैं क्या क्या है नोटिफिकेशन में, कितना वैकेंसीज है, किसने अप्लाई कर सकता है, कौन सी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, उसका पेमेंट कैसे करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है और कैसे आपको प्रिपेयर भी करना है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। राइट, तो बने रहिए लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर फॉर IBPS हो गया, फॉर डिफरेंट एग्री कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, फॉर ICR एग्जाम्स हो गया, जैसे JRF हो गया, SRF हो गया, नेट हो गया, उनके लिए हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो है इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट, इन द फॉर्म ऑफ MCQs हम लोग अपलोड करते रहते हैं। आप चेकआउट भी कर सकते हैं चैनल पे जाके। राइट, तो बहुत सारे इंफॉर्मेटिव लेक्चर हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये IBPS के लिए नहीं है, ये सर दूसरे कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो आप गलत है, क्योंकि कोई भी एग्जाम को आप एक स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर जो है ये सभी एग्जाम में आता है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जनरल एग्रीकल्चर ऐसा नहीं कि चेंज हो जाता है ओवर द एग्जाम। राइट, तो आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से देखना है और सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, तो तब जाके आप जनरल एग्रीकल्चर में मास्टरी हो सकते हो और आप IBPS एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आप चेकआउट कीजिए, डिफरेंट लेक्चर्स वहाँ पे अपलोडेड है ऑलरेडी। तो हमारे स्क्रीन पे अभी है IBPS जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का इसका नोटिफिकेशन, IBPS CRP ये 11th नोटिफिकेशन है फॉर 2022-23 का, जो वैकेंसी के लिए नोटिफाई किया गया है। डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए ये निकलता है, जैसे कि IT ऑफिसर स्केल 1 हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, AFO जिसको बोलते हैं, राजभाषा अधिकारी हो गया, लॉ ऑफिसर, HR और पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट जो डेट्स है उसको देख लेते हैं। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, ये कब से स्टार्ट होगा? 3 नवंबर 11 से 23 11। ओके, तो 3 नवंबर से 23 नवंबर तक ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डिफरेंट मॉडिफिकेशन, अगर आपको जो फॉर्म है उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए वो भी कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन भी आप वही उसी के बीच में कर सकते हो, 3 नवंबर से 23 नवंबर तक। देन डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम, दैट इज दिसंबर 2021 में आपको आ जाएगा, वो नोटिफाई हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी कब होगा? प्रिलिमिनरी एग्जाम प्रीलिम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वो कब होगा? 26 दिसंबर को होगा। राइट, तो फिर हमारे पास 1.5 महीना तक आपके पास है, जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर रहे हैं। 26 दिसंबर को प्रीलिम एग्जाम होगा। रिजल्ट कब आएगा? जनवरी में। कॉल लेटर फॉर मेंस जनवरी, और ऑनलाइन एग्जाम भी हो जाएगा 30 जनवरी को, मतलब जनवरी लास्ट में आपका ऑनलाइन मेंस का भी एग्जाम हो जाएगा। तो प्रीलिम एग्जाम हो जाएगा 26 दिसंबर को और मेंस एग्जाम हो जाएगा 30 जनवरी। तो इसके बीच में आपको 1 महीना गैप मिलेगा, तब आपको स्पेशली सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे एग्रीकल्चर वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, तो आपको एग्रीकल्चर में डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, और भी जो जनरल एग्रीकल्चर का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से, तो आपको उसी के बीच में पढ़ना है। और अगर आप पढ़ लिए है तो आपको रिवाइज करना है बार बार, ताकि गलती ना हो। ठीक है, आपको डिफरेंट मॉक टेस्ट देना है। राइट, तो ये हो गया 30 जनवरी को आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट मेंस का आ जाएगा फरवरी में। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं फरवरी 2022 में। देन इंटरव्यू कब होगा? फरवरी और मार्च में इंटरव्यू हो जाएगा और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाएगा अप्रैल में। राइट, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। 4 इयर्स का डिग्री होना चाहिए उनके पास, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, कोई भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कोई भी आप किसी में भी, कौन सी सब्जेक्ट में भी आप ग्रेजुएशन आपका 4 इयर्स का होना चाहिए। राइट, इंजीनियरिंग भी हो गया, फिशरीज हो गया, सेरिकल्चर हो गया, ABM भी हो गया, ये सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल है इसके लिए। आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे। और जो लोग रिलैक्सेशन चाहते हैं एज में, तो SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर नॉन क्रिमिनल ईयर्स। देन पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन
कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, एंड पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 रायट उनके लिए भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। यस, तो एग्जाम पैटर्न जो है प्रीलिम्स के लिए क्या होने वाला है, प्रीलिम्स के लिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगा 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड उसके लिए 0.5 मार्क्स इच, तो 25 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। रीजनिंग में आपका 50 रीजनिंग आएगा क्वेश्चन और उसके लिए 50 मार्क्स रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ रहता है, क्वांटिटेटिव रहता है, तो 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स रहेगा, तो टोटल 150 क्वेश्चंस आएगा और 125 मार्क्स रहेगा। और इनमें से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश में तो जाहिर सा है वो पूछा जाएगा, और बाकी रीजनिंग और क्वांट के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर रहेगा, और ईच सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट्स के लिए ड्यूरेशन है। तो ये आई थिंक जो कट ऑफ मार्क्स जाता है वो बहुत कम जाता है, और उसमें आपको ड्यूरेशन थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि इंडिविजुअली ड्यूरेशन है, मतलब आपको मैथ भी उसी पीरियड में 40 मिनट्स में ही 50 क्वेश्चंस का 50 क्वेश्चंस आपकी जरूरत नहीं है, आप 25 to 30 क्वेश्चन भी कर सकते हैं इजिली, 20 to 25 या 20 to 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं 40 मिनट्स में, 40 मिनट्स इज एनफ। तो आप कभी मत सोचिए कि 50 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट्स दिया गया है, ये नाइंसाफी है, क्योंकि जो कट ऑफ जाता है वो बहुत कम जाता है, राइट। 15-20 मार्क्स हार्डली 22-23 के इसी के बीच में रहता है, हार्डली मैं बात कर रहा हूँ, और मिनिमम हो गया तो 10-12 मार्क भी कट ऑफ जाता है। तो आपको क्या करना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है और आपका स्पीड भी बढ़ाना है। आप कैसे बढ़ा सकते हो, आप डिफरेंट मॉक टेस्ट, डिफरेंट प्रैक्टिस, जो भी बुकलेट आता है प्रैक्टिस बुकलेट, उसको लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आप जो भी सोर्स मिल रहा है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपना एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वेश्चन का आंसर मुझे कैसा करना है, राइट। और आपको वेरी पर्टिकुलर होना चाहिए, वेरी पर्टिकुलर, कौन सी क्वेश्चन मैं अटेंड करूंगा और कौन सी क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप वहां पे डिसाइड नहीं कर सकते ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं और इसके लिए मैं 15 मिनट्स वहां पे वेस्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पर्टिकुलर होना, टू बी स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं अटेंड करूंगा, नहीं आएगा तो इसको स्किप करूंगा, राइट। ओके, प्रोफेशनल नॉलेज जो कि मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें 60 क्वेश्चन रहता है, 60 मार्क्स, एंड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में रहता है क्वेश्चन पेपर, एंड इसके लिए 45 मिनट्स जो कि एनफ है। आपको पता है तो प्रोफेशनल नॉलेज में तो आपका ऐसा प्रॉब्लम्स आएगा तो फर्टिलाइजर कैलकुलेशन, सीड रेट कैलकुलेशन, ये बेसिक प्रॉब्लम्स आएगा, और ज़्यादा टाइम लेने का जरूरत नहीं है। 45 मिनट्स इज मोर देन एनफ फॉर 60 क्वेश्चन फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। तो आपको जो पता है आप कीजिए, नहीं पता है तो उसको स्किप कीजिए। आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट। तो 0.25, सपोज आपका जो इंग्लिश हो गया उसमें तो 0.5 मार्क्स का होता है, तो 1/5 हो जाएगा। अगर आपका 4 क्वेश्चन का आंसर गलत है तो फिर आपको 0.5 मार्क्स जो है उस वहां से डिडक्ट होगा, और मैथ और रीजनिंग के लिए 0.25 डिडक्ट होगा आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो। ओके, बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। सो आज से मतलब 3 नवंबर से 23 नवंबर तक इसका जो डेट है फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। ओके, आपको क्या क्या चाहिए होता है, स्कैन डॉक्यूमेंट जो है फोटोग्राफ का आपका चाहिए होता है, उसका डायमेंशन रहेगा 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर का आपका चाहिए होता है जो कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, इफ कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट थंब देन ही और सी माइट हैव यूज राइट थंब। ओके, आपका कंफर्टेबल हिसाब से, अगर आपका लेफ्ट थंब है तो फिर आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जो भी ही और सी जो भी है आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ही चाहिए होता है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन एक चाहिए होता है जो कि दिया गया है, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन एक चाहिए होता है, उसका भी स्कैन कॉपी वहां पे लगेगा। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपका पहला जो वर्ड, पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा, वो जाहिर सी बात है, लेकिन टोटल जो आपका सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में होगा, तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन एंड नॉट स्मज्ड। एक ही बार उसको प्रेस करना है, जो भी पेपर में आप स्कैन कर रहे हो, आपको बार बार वहां पे प्रेस करने से वो स्मज हो जाएगा, वो क्लियरली डिमार्क नहीं रहेगा जो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, तो इसको आप ध्यान में रखें। जो टेक्स्ट की बात कर रहे तो ये हो गया आई डैश, मतलब आपका नाम रहेगा। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. So इसको आपको ब्रैकेट में देके आपको उसको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना है। देन कीप द नेसेसरी डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपका ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका अगर परसेंटेज पूछा जाएगा या फिर जो भी, या फिर अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप के टाइम जरूरत पड़ेगा।
ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह ये सब याद रखना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी कितना होता है? फॉर SC ST PWBD जो भी कैंडिडेट्स है उनके लिए 175 रुपीज़। फॉर अदर कैंडिडेट्स जो भी जनरल OBC जो भी है उनके लिए 850 रुपीज़ INR चाहिए होता है। अब बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट एंड फीस ये कुछ रहेगा, मिनिमल चार्जेस जो है। मोड ऑफ पेमेंट ओनली ऑनलाइन मोड इज एक्सेप्टेड। आप उसमें यूज़ कर सकते हैं डेबिट कार्ड, रुपए, वीसा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। आप जो भी फॉर्म फिलअप करने के टाइम अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हो उसको प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट कर लीजिए, और जो भी पेमेंट कर रहे हो उसका पेमेंट प्रूफ भी आप प्रिंट करके रख लीजिए एक पर्टिकुलर फोल्डर में, क्योंकि ये बाद में काम में आने वाला है। आपको वैसे भी ईमेल और SMS ये सारी चीज़ कंफर्मेशन के लिए मिल जाता है। ओके, तो अभी वैकेंसीज देख लेते हैं कितना है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो है इसका वैकेंसी, टोटल वैकेंसी आया है 884 टोटल वैकेंसी। जनरल में जो वैकेंसी हो 397, अराउंड 400 का वैकेंसी, आई मीन हाफ, नियर टू हाफ। तो 397 का वैकेंसी है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। फॉर OBC इट इज़ 210, फॉर SC 120, फॉर ST 58, फॉर EWS 99। अच्छा वैकेंसी आया है, 884 वैकेंसी है, उसमें से 397 फॉर जनरल, OBC के लिए 210 एंड SC के लिए 120, ST के लिए 58, EWS के लिए 99। तो ये एक अच्छा वैकेंसी है, आप अच्छे से मेहनत करो, इसमें आपका हो जाना चाहिए। तो ये था फॉर्म फिलअप आपको कैसा करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स, देन क्या क्या वैकेंसी आया है, राइट। तो प्रिपेयर कैसे करना है आपको, बहुत कम टाइम बचा है, 1.5 महीना बचा है फॉर प्रीलिम एंड मेंस के लिए, और 1 महीना बचा हुआ है। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ IBPS ड्यूरिंग 2016 एंड 17। ओके, तो 2 बार। हाँ, आप पूछोगे कि सर आप ज्वाइन क्यों नहीं किए? क्योंकि मुझे PhD करना था और मुझे अच्छा खासा फेलोशिप मिल रहा था, तो मैं सोचा कि मुझे कैरियर एडवांस करना चाहिए और भी पढ़ना चाहिए, तो मैं इसीलिए ज्वाइन नहीं किया। अप्लाई कर रहा था क्योंकि मैं अनसर्टन था फॉर माई PhD एंड फॉर माई फेलोशिप ऑल्सो। सो मैंने अपियर किया था 2016 में भी, 2017 में भी। 2016 में मैं PhD के लिए अनसर्टन था, 2017 में मैं फेलोशिप के लिए अनसर्टन था। तो दोनों बार अप्लाई किया था, दोनों बार इंटरव्यू तक गया हूँ और वहाँ पे सिलेक्ट भी हुआ हूँ। फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी आया है और बैंक का कॉल लेटर भी आया हुआ है। तो मैं आपको, मुझे लग रहा है कि मैं बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं इस एग्ज़ाम को। तो स्टार्ट करते हैं प्रीलिम के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ। फॉर इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश पेपर, न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हैं, या फिर आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, मतलब जो भी आप एग्रीकल्चर में जो भी है इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इंग्लिश में आप लिख रहे हैं, इंग्लिश में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप बोल लेते हो थोड़ा बहुत, या फिर आप ग्रामेटिकली थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, राइट। तो प्रीपोजिशन आता है, सेंटेंस अरेंज रीअरेंजमेंट आता है, तो आपको एरर फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़। या फिर एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से कौन सी वर्ड जो है एरर है, या फिर सेंटेंस 5-6 सेंटेंस दिया होगा, उसको रीअरेंज करो। तो आपको थोड़ा सा भी अगर समझ है पासेजेस के बारे में, आप उसको इजीली कर सकते हो। तो इंग्लिश में कट ऑफ जनरली बहुत लो जाता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में, जो कि मैं देखा हूँ मेरे टाइम 4 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे जाता था फॉर जनरल कैंडिडेट ऑल्सो। एंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा होगा तो 10-12 मार्क्स जा रहा होगा। अभी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन 10-12 मार्क्स मैक्सिमम। ओके, सॉरी, 10-12 मार्क्स तो हाँ जा सकता है, क्योंकि 40-30% हो गया, तो उतना मैक्सिमम है। और मान के चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफाई करना है कौन सी सेक्शन पे आपको फोकस करना है। मुझे लगता है कि पासेजेस आपको अच्छा स्कोर दे सकता है, जो लोग पासेजेस अच्छे से पढ़ पाते हैं, राइट। क्योंकि पासेजेस से क्वेश्चन आता है और वहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन, मतलब वर्ड्स दे रहते हैं, उनमें से आप एंटोनिम सिनोनिम इसको ढूंढने के लिए आपको बोलता है। या फिर सुइटेबल प्रीपोजिशन जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना रहता है, वो भी एक अच्छा आपको स्कोप देता है। या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अगर आप समझ पा रहे हो कि किसके बाद कौन सी सेंटेंस आना चाहिए, तो आप उस पर जा सकते हो, क्योंकि वो मार्क फेचिंग है। तो ऐसे इंग्लिश को आपको टैकल करना है, राइट। मैथ की बात करें तो आपको इक्वेशन, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे XY का वैल्यू हो गया, उसको आप इजीली 5 आउट ऑफ 5 कर सकते हैं।
उसके बाद आपको जो सीरीज दिया रहता है मैथ में कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये, आपको सीरीज में फाइंड आउट करना है कि इसके बाद कौन सी जो डिजिट आना चाहिए। तो उसमें 5 आउट ऑफ 5 आप ट्राई मत करो। अब देखते ही जो पता चल रहा है कि हाँ ये सीरीज मैं कर सकता हूँ और ये हो रहा है, तो उसको बस अटेम्प्ट करो, 2 या 3 मैक्सिमम, ठीक है। 5 आउट ऑफ 5 होता नहीं है, राइट। तो उसको आप अपेयर करो। DI मस्ट इंपॉर्टेंट है, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें उसको आप अगर कर सकते हो तो 2-3 DI तो आता ही है। तो इतना अगर आप कर लेते हो, इक्वेशन हो गया XY का वैल्यू, देन सीरीज फाइंड आउट से 2-3 और DI 2-3 अच्छे से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता मैथ में, राइट। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, सिलोलिज्म 1-2 हो सकता है आपके द्वारा, मतलब आप कर सकते हो 1-2। उसके बाद ब्लड रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप अटेम्प्ट लो। डिस्टेंस जो आता है कि नॉर्थ गया, फिर नॉर्थ ईस्ट गया, साउथ ईस्ट गया, तो कहाँ पे कौन सी डिस्टेंस में है, तो वो अच्छे से देख लो। हो जाएगा, राइट, आई थिंक हो जाएगा आपके द्वारा। वो अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस कर लो बहुत सारा। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट वो भी बहुत ईजी आता है, कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, कभी कभी ईजी आता है। तो आपका 1-2 अटेम्प्ट लो, अगर नहीं हो रहा है छोड़ दो, और एक बार हो गया तो आपका 5-6 क्वेश्चन बन जाएगा वहीं से। तो इसीलिए जो राउंड टेबल वाला होता है या फिर बिल्डिंग में ऊपर नीचे कौन सी फ्लोर में कौन रहता है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, तो आप कर लो उसको रीजनिंग में। कम्प्लेक्स सीरीज जो है उसको मत जाइए, जो कि अल्फाबेटिकल सीरीज है उसको आप इजीली कर सकते हो। या फिर अल्फा न्यूमेरिक से देख के ये सीरीज का, ये जो अल्फा न्यूमेरिक जो वर्ड्स है इसका कन्वर्ट होके ये वर्ड हो रहा है, तो आपको और एक वर्ड दिया रहेगा, तो उसको उसी हिसाब से उसका पहला अल्फाबेट या फिर नेक्स्ट अल्फाबेट के हिसाब से उसको अरेंज करना रहता है, रीअरेंज करना रहता है। तो ये भी बहुत ईजी है। एंड मैथ का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, इंग्लिश का भी बता दिया। इंग्लिश थोड़ा पढ़ना चालू करो, न्यूज़पेपर वगैरह, पैराग्राफ पासेज वगैरह पढ़ना चालू करो, और प्रीपोजिशन या ग्रामर बुक से भी देख सकते हो। तो ऐसे आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। प्रीलिम आपका श्योर क्लियर हो जाएगा। और अभी सिर्फ प्रीलिम के लिए मत पढ़िए, थ्रू आउट द डे आपको 2-3 उठाना है अच्छा जो ऑब्जेक्टिव बुक है एग्रीकल्चर का एंड अलाइड सेक्टर का, जो भी जनरल एग्रीकल्चर का, जैसे नेमरा सुंडा एक अच्छा बुक चल रहा है अभी। उसके बाद आपको अरुण कैटान की बुक बहुत अच्छी है, RK शर्मा। सपोज ये 3 बुक आप उठाइए, राइट, ये 3 बुक आप उठाइए, इसको बार बार पढ़िए, अपना दोस्तों के साथ, अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आप डिस्कस कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर Q&A, उसमें आप जाके उसका जो मॉक टेस्ट दीजिए, या फिर हमारे चैनल पे जाके बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको जो भी सिलेबस में है उसी लेक्चर को आप देखना है। सब सारे लेक्चर देख के आप अभी टाइम अपना मत गवाइए, क्योंकि लेकिन सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे प्रॉब्लम भी है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग भी है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी है, आप उसको रिफर कर सकते हो, राइट। तो ऐसे मेरा चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, राइट। तो आप वहाँ पे जाइए, टेस्ट दीजिए अपना मॉक टेस्ट जो भी है, और आप रोज़ पढ़ते रहिए, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आप दीजिए इसके लिए, नहीं तो नहीं होगा। आप अगर मास्टर्स कर रहे हैं इट्स ओके, आप अपना रिसर्च कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई भी क्लासेस कीजिए, और 4 to 5 आवर्स एटलीस्ट दीजिए। मैं क्या किया था, मैं 1 मंथ तक फुल्ली डेडिकेटेड था इसके लिए, और उसके बाद मैं कुछ पढ़ा नहीं। और 1 मंथ से पहले मैं बता रहा हूँ, जब नोटिफिकेशन आया उससे पहले मैं एक भी वर्ड नहीं पता था मुझे, ना रीजनिंग के बारे में ना मैथ के बारे में। इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश तो होता रहता है, ग्रामर थोड़ा अच्छा है तो बन जाता है। बाकी रीजनिंग और मैथ की बात कर रहा हूँ तो वो मुझे एक भी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं पता था। मैं स्टार्ट किया और बहुत सारे लाइक 25 to 30 मॉक टेस्ट मैंने दिया मैथ और रीजनिंग का, और मेरा स्पीड और एक्यूरेसी बहुत बढ़ा दिया। और जनरल एग्रीकल्चर वैसे भी मैं स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था, तो इसलिए मेरा हर टाइम क्रैक हो जा रहा था। लेकिन मेरा एफर्ट इतना नहीं था, जैसे जितना अभी दे रहे हैं बच्चे, जितना कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया था। मैं बहुत इजीली क्वालिफाई कर रहा था, इसीलिए आपको इजीली बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी आप, अगर आपका वीकनेस कोई भी है, मैथ है, आप मैथ को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और रीजनिंग अगर आप किसी का वीकनेस है तो रीजनिंग पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। आपको स्पेसिफाई होना पड़ेगा कौन सी क्वेश्चन चूज करना है, और आपको उसी टाइम करना पड़ेगा, राइट।
तो ये था प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर मेंस भी। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप बहुत जितना क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना आप डिस्कस करोगे उतना आपका दिमाग में रह जाएगा। और अभी करंट क्वेश्चन भी पूछ रहा है, करंट जो एग्रीकल्चरल सिनारियो है उसका भी आ रहा है, डिफरेंट प्रोग्राम पॉलिसीज जो है, फार्म बिल्स वगैरह, ये सारी चीज़ भी आप देख लो। या फिर कोई स्टेट में कुछ नया टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ कर रहे हैं तो फिर उसको भी, वो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव पे इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो ऐसा था, ये एक ब्रीफ आइडिया था हाउ टू क्रैक IBPS एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस टू बी कम एंड हाउ टू फोकस ऑन IBPS एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, राइट। तो आप चाहिए और कुछ भी डाउट हो रहा है हमारा कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं भी अभी एक एग्जाम की प्रिपरेशन में हूँ, तो मैं भी IBPS के लिए स्पेशल लेक्चर्स में अपलोड नहीं कर सकता अभी। मेंस के लिए ज़रूर करेंगे, प्रीलिम्स के लिए नहीं कर सकता। मुझे बहुत मतलब इच्छा था कि मैं करूं, लेकिन मेरा भी एग्ज़ाम आ गया तो मैं नहीं कर सकता अभी। फिलहाल आपको गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। आप श्योर क्वालिफाई करोगे इस बार। मैं जो भी बताया आपको ये फॉलो कीजिए, राइट। आपका वीक पॉइंट आप ढूंढिए और उसको क्लियर कीजिए, बार बार ये बोल रहा हूँ। और रिवाइज करते रहिए, जो भी नोट्स है आपके पास या फिर जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से क्या होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग कम होगा, राइट। तो ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, राइट। तो ठीक है, गुड लक, ऑल द बेस्ट।